हिंदी भाषी लोग हैं। और जी। आप देखेंगे कि ममता बनर्जी लगातार गृह मंत्री अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो अथवा यूपी बिहार के लोग हो, उसको हमेशा वो बाहरी कहती हैं। जो हिंदी भाषा बोलते हैं उनको बाहरी कहते हैं। आपने मार्क्सवाद के अर्थशास्त्र में लिखा है कि संकट संस्कृति और भाषा पर भी कम नहीं है। तो ये आपने उस वक्त इंगित किया था कि भाषा की जो संस्कृति और भाषा का जो ये संकट है वो कम नहीं है। और ये ममता बनर्जी ने हमला करके और प्रशांत किशोर ने एक उस माइंडसेट को दर्शाया कि आज भी भाषा को लेकर बहुत सारा विभेद पॉलिटिशियंस में बना हुआ है। तो और आपने कई बार ये मैं देखता हूं ट्विटर पे आपका विमर्श भी होता है उर्दू और हिंदी को लेकर। तो उस भाषा की राजनीति भी मैं चाहता हूं आप समझाएं जो इस देश में ऐसा चल रहा है कि जो स्ट्रेटजिस्ट है या फिर जो सीएम ममता बनर्जी है वो भाषा को लेकर सोचती है और उस हिसाब से वोट बैंक को अपना जो है उस तरह से जस्टिफाई करती है। देखिए, भाषा के नाम पर राजनीति इस देश में नेहरू के जमाने से चल रही है। जब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात हुई है संदीप जी, मैं आपको बताऊं कि आज भले ही बंगाल में लोग हिंदी का विरोध कर रहे हो, लेकिन हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात भूदेव मुखर्जी से लेके बंगाल के जितने बड़े नेता, सुनीति कुमार चटर्जी से लेके सब लोग कहीं ना कहीं किसी समय में, और भूदेव बाबू ने तो बिहार में कचहरियों में हिंदी को के लिए इतना बड़ा आंदोलन चलाया कि आज भी आपको बताऊं, बहुत मतलब आपके मंच पर ये मैं बात बता रहा हूं कि बिहार में आज भी 10वीं में जो गैर हिंदी भाषी सबसे ज्यादा हिंदी में मार्क्स लेके आता है उनको भूदेव मुखोपाध्याय के नाम पर एक पुरस्कार दिया जाता है, बिहार सरकार देती है। 10वीं में जो गैर हिंदी भाषी का छात्र पुरस्कार सबसे ज्यादा अंक लेकर आता है उनको पुरस्कृत किया जाता है। और ये भूदेव मुखोपाध्याय को हिंदी भाषियों की श्रद्धांजलि है, उनको याद करने का, उनके ऋण उतारने का एक तरीका है। तो भारत में ऐसा नहीं था कि हम भारतीय भाषाओं के बीच में कोई विभेद था, लेकिन 1965 में जब वो कार्यकाल समाप्त हो रहा था कि हिंदी को सिंहासन पर बैठाना था राष्ट्रभाषा के और अंग्रेजी को च्युत करना था वहां से, उसी समय ये पूरी राजनीति शुरू हुई और अंग्रेजी दान लोग जो नेता थे और नेहरू जी उसमें खास तौर पर थे, वो हिंदी के पता नहीं क्यों विरोधी थे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने ये एक अध्यादेश उस समय जारी करके मतलब हिंदी का और हिंदी को छोड़ के अंग्रेजी का कार्यकाल बढ़ा दिया उन्हें। तो मुझे लगता है कि जो भाषा की राजनीति 1965 से शुरू हुई, उसके बाद भाषाई आधार पर प्रांतों का विभाजन शुरू हो गया जो बिल्कुल उचित नहीं था। लोगों, ठीक है, अरे भारत तो एक है, मैं लोग असल में क्या है कि भारत को लोग विभिन्न संस्कृतियों का देश कह के उसकी बात करने लग जाते हैं, जबकि मैं ये कहता हूं कि भारत की संस्कृति एक है जहां हम विभिन्नता का उत्सव बनाते हैं। एक संस्कृति को आपने भाषा के आधार पर, आपने कला के आधार पर, मतलब भारतीय कला कहने में लोगों को परहेज होता है। आप देखिए कोई राजस्थानी चित्रकला, हिमाचली चित्रकथा, उतने से भी मन नहीं बढ़ा तो कांगड़ा शैली की चित्रकला, और इतने छोटे लेवल तक बांटने की कोशिश की। क्या हम समग्रता में उसको भारतीय कला नहीं कह सकते थे? लेकिन जब से इस देश में मार्क्सवाद का बोलबाला हुआ और बढ़ा तो उसने लोगों को बांटने का काम किया। और आप देखिए हिंदी की पैरोकारी तो वीर सावरकर से लेके तिलक से लेके सब लोग करते हैं। दिनकर जी ने अपनी किताब में सावरकर के बारे में लिखा है कि किस तरह से जब वो इंग्लैंड में रहते थे तो उन्होंने कहा हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा हो सकती है जो पूरे भारत को जोड़ सकती है। तो अखंड भारत की परिकल्पना के साथ हिंदी ही चल रही थी, लिहाजा हिंदी को लेके। लेकिन अब क्या किया गया, जो गैर हिंदी भाषी लोग कुछ थे उनको लगा कि अरे हमारी तो दुकान बंद हो जाएगी। राजा जी 1937 तक हिंदी के पक्ष में रहते हैं, 1937 के बाद जब राजनीति बदलती है तो वो हिंदी के विरोध में खड़े हो जाते हैं, कहते हैं हिंदी को फाड़ के फेंक देना चाहिए। तो इसको समझने की जरूरत है। दरअसल ये भाषा हमेशा से भावनात्मक मुद्दा रहा है। भाषा की राजनीति करके दरअसल वो वोट की राजनीति करते हैं, और यही काम असम में हो रहा है, यही काम इस वक्त बंगला में हो रहा है, मतलब बंगाल में हो रहा है। बंगला के लोग सबसे ज्यादा, और जब वो कहते हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी बाहरी हैं तो क्या मतलब गुजरात के भी अगर है तो क्या गुजरात बाहर से भारत से बाहर है? जब स्मृति ईरानी को मैंने ये किताब जब मैं लिख रहा था अमेठी संग्राम, तो मुझे ये पता चला कि स्मृति ईरानी को कहा गया वो तो बाहरी उम्मीदवार हैं।
तो स्मृति ईरानी ने पलट के पूछा था, हाँ सोनिया गांधी तो अमेठी में ही पैदा हुई थी। बिल्कुल तो सही बात। क्योंकि उनके अंदर, स्मृति ईरानी के अंदर एक प्रति उत्पन्न मतित्व का तत्व इतना अधिक है कि वो जवाब दे देती हैं। वो मुझे लगता है कि ये बाहरी, और जब बाहरी किसी को आप कहते हैं ना, उसी समय आप एक विभाजक रेखा डालते हैं। भाई क्या क्या भारतीय संविधान गुजरात के लोगों को या बिहार के लोगों को बंगाल में जाकर चुनाव लड़ने के लिए बाहरी मानता है? अगर भारतीय संविधान ऐसा मानता है तो हमें मतलब सोनिया जी के बारे में भी विचार करना चाहिए था उस समय तो आपके मानदंड दूसरे हो जाते थे और अब मानदंड दूसरे हो जाते। तो कृपा करके भाषा के आधार पर और राज्यों के आधार पर देश को बांटने का उपक्रम मत करिए। ये कम्यून नहीं है जहां आपका हेड ऑफिस कहीं एक जगह है और अलग अलग राज्यों में आपकी पार्टियां होती हैं। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वो अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, वो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी है, पाकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी है, बर्मा की कम्युनिस्ट पार्टी है। क्योंकि हेड ऑफिस एक जगह है, ब्रांच ऑफिस यहाँ सब जगह अलग अलग है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जब बंगाल प्रेसिडेंसी में कभी बिहार शामिल था, आज बिहार के लोगों को भी वहां बाहरी कह के एक पॉलिटिकल या कहीं स्ट्रेटजिस्ट जो है उसको तय करता है कि वो हिंदी भाषी अलग है, बांग्ला भाषी अलग है। और इस तरह से एक बाहर का आदमी बैठ के राजनीति में ये तय करता है कि कौन वोटर है कौन नहीं है। ये तो बड़ा डरावना है। ये भले ही चैट बाहर आ गया हो। दरअसल संदीप जी, होता तब ये है जब आपकी अपनी पकड़ जनता से कमजोर होने लगती है। ये जो पोलस्टर या स्ट्रेटजिस्ट या रणनीतिकार या जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट या इस आपकी छवि गढ़ने वाले, दरअसल हम लोगों ने इसको देखा 2014 से ही। प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी के साथ थे, लेकिन तब वो नरेंद्र मोदी के साथ थे, एक मजबूत नेता को सप्लीमेंट कर रहे थे। लेकिन बाद के दिनों में क्या हुआ कि ये जो पोल स्ट्रेटेजिस्ट बन गए या जो ऐसे लोग बन गए, ये लोग मतलब केंद्र में आ गए। अब नेता उनकी सलाह पे लोग काम करने लगे। तो ये थोड़ा मुझे लगता है कि ये राजनीति के हिसाब से ठीक नहीं है। और भारत की जनता इस बात को जानती भी है कि जहां नेता मजबूत नहीं होता है, आपने देखा था यूपी को साथ पसंद है नारे गढ़े गए थे, वहां भी तमाम तरह की चीजें हुई 2017 में, लेकिन वहां एक मजबूत नेतृत्व था, नरेंद्र मोदी की छवि थी, अमित शाह का रणनीतिक कौशल था, तो वहां जीत हुई। वहां किसी पोल स्ट्रेटजिस्ट की वजह से जीत हुई हो, ऐसा मानना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। एक चीज और आपने बहुत अच्छा जो है इसका जिक्र किया है। अभी आप इस बंगाल चुनाव में देखिए, जब प्रधानमंत्री बांग्लादेश जाते हैं, एक कूटनीति है, विदेश नीति होती है, उसमें ममता बनर्जी कहती है कि प्रधानमंत्री का वीजा निरस्त हो। ये कितनी बड़ी मतलब विडंबना है कि एक राज्य की मुख्यमंत्री कहती है। आपने, मुझे याद है मैंने तो पढ़ा है पूरा मार्क्सवाद के, और सच में आपने तस्लीमा नसरीन का जिक्र किया है कि कोलकाता में उनकी पुस्तक रिलीज नहीं करने दी गई। तो वहां अगर प्रधानमंत्री विदेश नीति पे बात करते हैं तो उनका वीजा रद्द हो, लेकिन जो गढ़ कवि रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, विवेकानंद, इतनी विभूतियों की भूमि रही कभी बंगाल, और वहां तस्लीमा अपनी किताब इसलिए नहीं रिलीज कर सकती क्योंकि ममता बनर्जी का एक वोट बैंक नाराज हो सकता है। अब ये तो इनका एक छद्म धर्मनिरपेक्षतावाद है, जिसकी पोल आज प्रशांत किशोर ने खोल दी कि सारी रणनीतियां जो बनती हैं वो सारी रणनीतियां बनती ही मुसलमानों की के वोट बैंक को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। ऐसा होना बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये वही लोग हैं संदीप जी जो नरेंद्र मोदी का अमेरिका का वीजा भी रद्द कराना चाहते थे और भूल गए कि भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी को इतनी ताकत दे दी कि अमेरिका का राष्ट्रपति उनकी अगवानी करने को तैयार था। और मतलब कितने भव्य स्वागत किया था, आपको याद होगा बराक ओबामा ने नरेंद्र मोदी का माय फ्रेंड और ये सब तमाम तरह की चीजें करने का। तो ये एक अंतरराष्ट्रीय जमात है जो हर मौके पर भारत को, भारतीयता को, भारत के मजबूत नेता को नीचा दिखाने के लिए, उसकी छवि पर प्रहार करने के लिए तमाम तरह के उपक्रम करते हैं। और मुझे बहुत अफसोस होता है कि जब हमारे देश के नेता उस कुचक्र में फंस जाते हैं और उनके हाथ का टूल बनकर इस्तेमाल होते हैं। ममता बनर्जी का वीजा रद्द करने का जो बयान है वो मुझे लगता है कि इसी टूल के तरह दिया गया एक बयान है।
जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अभी बांग्लादेश की सीमा से जाके मैं अभी अगरतला गया था, वहां मिला और बांग्लादेश के लोग कई सीमा पर मिले, एक पति पत्नी मिले, वो तो नरेंद्र मोदी के फैन थे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक फैन था तो पूरा बांग्लादेश फैन हो गया, लेकिन नरेंद्र मोदी का वीजा कैंसिल करने की मांग करने से बेहतर होता कि ममता बनर्जी, जिसका जिक्र मैंने इस किताब मार्क्सवाद के अर्धसत्य में किया है, कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जिन रचनाओं को वहां पाठ्यक्रम से हटा दिया गया, उस पर विरोध जताते हुए कोई बयान जारी करती, या वहां के प्रधानमंत्री या वहां की हुकूमत से ये अनुरोध करती, तो हो सकता है ममता जी का कद थोड़ा ज्यादा बड़ा होता और उनके उनके विजन की व्याप्ति समझ में आती। आज जो बंगाल में हो रहा है और आज जो पर्दे के पीछे की राजनीति आपको सामने दिख रही है, वो सब आपको दिखेगा। क्यों? क्योंकि मार्क्सवाद का पैटर्न वही है। और आपको कपोत.in पर यह पुस्तक उपलब्ध है और बड़ी संख्या में विदेश ऑलरेडी जा रही है, देश अच्छा, मैं आपको संदीप जी 1 मिनट रोकता हूं। मैं आपको कपोत के लिए बहुत बधाई भी देता हूं कि आपने एक ऐसा मंच हम लेखकों के लिए तैयार किया जो न सिर्फ देश में किताबों को भेज रहे हैं बल्कि विदेशों तक में हमारी किताबों को पहुंचाने का उपक्रम कर रहे हैं। इसके लिए लेखक समुदाय की तरफ से मैं आपको साधुवाद देता हूं। और लेकिन सबसे बड़ा साधुवाद लेखक का है, उनके कंटेंट। और ये पुस्तक अभी देश में तो जा ही रही है, विदेश से और खासकर अमेरिका से इसकी बड़ी मांग है। तो मैंने पब्लिशर से बात भी की है और आज मैंने वही लोगों को बताया कि जो आज आप देख रहे हैं, पर्दे के पीछे जो राजनीति देख रहे हैं, वो भी इस पुस्तक में 2018-19 में लिखी जा चुकी है।